द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। महाभारत के युद्ध में माधव ने एक काम न्यायोचित किया। रणभूमि में कौरव हों या पांडव, वीर गति को प्राप्त होने वाले युद्ध वीरों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर अंतिम क्षणों में उनके यक्ष प्रश्नों के उत्तर दिए। इसी कड़ी में अर्जुन भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा देते हैं और भीष्म वीर गति प्राप्त करने को होते हैं। तभी माधव यानी भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं। भीष्म आंखों में आंसू लिए माधव के सामने यक्ष प्रश्न रखते हैं, मेरा वध आखिर क्यों? तब जबकि मेरा पूरा जीवन न्याय के पक्ष को समर्पित रहा। माधव उत्तर देते हैं, पितामह, ये सही है कि आप जीवन भर न्याय के पक्षधर रहे, लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब आपका मौन न्याय का पक्ष तो नहीं था। माधव का उत्तर भीष्म के लिए अंतिम सांस ग्रहण करने की पर्याप्त वजह बन गया और माधव को प्रणाम कर भीष्म वीर गति को प्राप्त हुए। ये तो प्रसंग महाभारत का था, जिसके जो दृष्टांत कथा पुराणों में सुनने को हमें मिले वो ज्ञात हैं। लेकिन अगर यही संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बीजेपी की राजनीति में करनी हो तो कैसे होगी, आइए इसे समझते हैं। वैसे तो कहानी कमलनाथ की सरकार गिरने और सिंधिया फौज की बीजेपी में एंट्री से शुरू होती है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव से शुरू करते हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका था, टिकटों की घोषणा चल रही थी। बीजेपी विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती है और चुनाव लड़ने वालों में नाम शामिल होते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और भी बाकी कुछ नाम। ये वो नाम थे जो केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे। पहले तो यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है बीजेपी के इस फैसले में कोई बड़ी रणनीति छिपी होगी और लंबे समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान को चुनाव बाद पार्टी इनमें से किसी एक बड़े चेहरे से रिप्लेस करेगी। चुनाव मैदान में उस वक्त केंद्र से आए दिग्गज चेहरे थे जरूर, लेकिन चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा गया। इस फिक्र से बेफिक्र कि भविष्य क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान ने पूरी दम से चुनाव लड़ा और बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी की आशंकाओं के बीच बम्पर जीत दिलाई। ये भी कहा गया कि ये शिवराज का ही करिश्मा था कि बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 2023 में 160 सीटों को भी पार कर गया। इस बम्पर जीत में नरोत्तम मिश्रा तो चुनाव हार गए, लेकिन केंद्र से आए दिग्गजों की फौज चुनाव जीत गई। अब अटकलों का दौर शुरू हुआ कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर दिग्गजों की फौज में से कोई एक चेहरा होगा। अटकलें चलती रहीं और चलती रहीं। वक्त आया बीजेपी विधायक दल की बैठक का। सायरन की आवाजों से गूंजता बीजेपी कार्यालय नेता और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था। सुरक्षा कारणों से विधायक दल की बैठक में विधायक मोहन यादव की गाड़ी उस पोर्च में जाने से रोक दी गई जहां तब के कथित बड़े नेताओं की गाड़ियां पहुंच रही थीं। लेकिन दिल्ली से बीजेपी की पर्ची में तो कुछ और ही लिखकर आया था। वो क्या था ये अब आपको बताने की ज़रूरत शायद नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ और जैसे हुआ उससे एक बात तो साफ हुई कि बीजेपी नए नेतृत्व को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। इस नज़र से ये फैसला शिवराज के लिए संवेदनाएं होने के बावजूद सराहा गया, लेकिन पुराने दिग्गजों को जिस तरह अंधेरे में रखा गया, क्या वो सही था या नहीं, इसका जवाब दरअसल बीजेपी में देने वाला कोई अब बचा नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर सक्रिय राजनीति से एकदम उलट विधानसभा स्पीकर बनाकर नेपथ्य में भेज दिए गए। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल अभी भी अपनी भूमिकाओं से खुश नहीं हैं। गाहे बगाहे ये खबरें चलती रहती हैं। शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआती दौर में आंसू तो नहीं बहाए, लेकिन मोहन यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे, इस फैसले को पचाने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सक्रियता केंद्र
और संघ के रुख को देखने के बाद ही कम की। राजनीति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में वैसे तो नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह को भी वैसी ही ऊंचाई हासिल होनी चाहिए थी जैसी गुजरात की राजनीति से आने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिल्ली में हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे ये कुछ नाम अकेले नहीं है, सवाल ये भी है कि इनका डिमोशन हुआ तो हुआ क्यों। इस सवाल का जवाब देने वाला कोई माधव बीजेपी में क्यों नहीं है। खैर, सुविधा के हिसाब से बीजेपी में लागू होने वाला संगठन ही सर्वोपरि है का सिद्धांत अब नरोत्तम मिश्रा पर लागू हुआ है। नरोत्तम मिश्रा भरे मंच से आंसू गिरा रहे हैं तो पीठ पर थपकी देने वाले सीएम और डिप्टी सीएम साथ खड़े हैं, लेकिन नरोत्तम और उनके समर्थकों को इस सवाल का जवाब देने वाला कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर उनकी जगह दतिया में आशुतोष तिवारी को किस आधार पर ब्राह्मण चेहरा बनाने का फैसला किया गया। सबसे हैरानी की बात यह भी है कि जिस बीजेपी में जिलों के भीतर जिलाध्यक्ष को सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर पेश किया जाता रहा है, वो जिलाध्यक्ष दतिया में कारवां गुजर गया और हम देखते रहे की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। नरोत्तम का टिकट कटने के बाद दतिया जिले की पूरी बीजेपी कार्यकारिणी का इस्तीफा इस बात का प्रमाण नहीं तो क्या है कि आशुतोष तिवारी को टिकट देने का फैसला पैराशूट लैंडिंग वाला है। ये बात सही है कि कोई भी संगठन व्यक्ति से बड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति को ही संगठन मान लेना भी क्या सही होता है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा समेत और भी वो नेता जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले पाया हूँ, कम से कम इस बात के हकदार तो हैं कि उनकी हसरतों को कुचलने वाले फैसलों का जवाब देने वाला कोई माधव तो बीजेपी में हो। बीजेपी के इन हालातों पर मैं अपनी बात किसी शायर की इन लाइनों के साथ खत्म करूंगा। मेरे नज़रिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूं, कबूल कर लूं जो जैसा कह दे, जो अपनी रखूं तो मैं गलत हूं। हर एक तराजू में तौलकर तुम मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दो, जो मैं भी तुमसे तुम्हारे सच का सबूत मांगूं तो मैं गलत हूं। अगर इस स्टोरी के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें तुरंत बताएं, और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।